हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी का 5th चैप्टर गांव का प्रशासन। लेकिन उससे पहले हम पंचायती राज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। निर्वाचन, जो कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर होता है, इसके लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए और इससे रिलेटेड जो भी कानून है वो राज्य विधानमंडल बनाता है। इसका जो कार्यकाल है 5 साल का होता है और इसे इससे पहले भी भंग किया जा सकता है। 6 माह के अंदर चुनाव कराना जरूरी है और भंग होने के बाद चुनाव 5 साल के लिए नहीं बल्कि शेष समय के लिए कराया जाएगा। ये सारी बातें कहाँ मेंशन है? संविधान की 243 डॉ में। अब हम बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की, जो कि संविधान के 243 डॉ में मेंशन है। राज्यपाल इसके लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग को गठित करते हैं। अब हम बात करें 243(6) की, तो इसमें हमारे राज्य का वित्त आयोग, इसको भी राज्यपाल ही गठित करते हैं, जिसका प्रमुख कार्य है स्थानीय निकाय और राज्य सरकार के बीच राजस्व बंटवारा करना। अब हम बात करें आरक्षण के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं ग्राम पंचायत में या फिर नगर पंचायत में, यानी कि जो पंचायत राज व्यवस्था है वहाँ पे आरक्षण की क्या व्यवस्था की गई है। जो आरक्षण है हम सभी को पता है ये कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। स्पेशली जो पंचायती राज है यहाँ पर SC एंड ST को जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई है। जो 243 को है उसमें बात की गई है कि जो राज्य विधानमंडल है OBC को आरक्षण के लिए प्रावधान कर सकता है। साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए 1/3 महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कर सकता है। अब हम देखें तो वर्तमान समय में जैसे बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड है, वहाँ पर स्थानीय निकायों में 50% सीटें आरक्षित की गई है ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए। जैसे अभी हम उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे बी फातिमा है आंध्र प्रदेश की, तो उनको गांव में उनकी भूमिका के कारण यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही हम छवि को देख सकते हैं, जो कि राजस्थान की एक उच्च शिक्षा प्राप्त लड़की है जिन्होंने गांव की सेवा का निर्णय लिया। इस प्रकार से अगर महिला सशक्तिकरण की भूमिका को भी बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म स्तर पर, यानी कि छोटे स्तर पर, जैसे गांव हो गए, कस्बे हो गए, शहर हो गए, तो उन क्षेत्रों का विकास करना भी संभव है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं गांव का प्रशासन, जो कि हमारा आज का चैप्टर है। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक स्टोरी के माध्यम से प्रशासन को समझने की कोशिश करेंगे। गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेती और ज़मीन है जिस पर वो कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों को खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होता है। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और उसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहा सुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुलाया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू किया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव में करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव में डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले ही तो पुलिस थाने में पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने घटना हुई, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आपके घर में कोई चोरी होती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे?
या मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था, या मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए होंगे, तो आप इस पर सोचिएगा। हम आगे शुरू करते हैं। जो पुलिस थाने का क्षेत्र है, अब हम इस पे बात करते हैं। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। मोहन ने समझा है कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। तो हम यहाँ से क्या समझे कि हम वहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं, जो कि हमारे गांव के या फिर हमारे इलाके के कार्य क्षेत्र में आता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है और उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। ये वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होगी कि वो लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। अब हम बात करते हैं पुलिस थाने में होने वाला काम। इसे भी हम मोहन के उदाहरण से ही समझेंगे। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसने पूरा मामला बताया। उसने ये भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों के लिए जांच पड़ताल का समय नहीं है। तो मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था, उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ पर हम क्या समझे कि अगर कुछ भी इस टाइप की घटना होती है, जैसे चोरी, मारपीट, झगड़े आदि से रिलेटेड चीज़ें, वो सारी कहाँ होंगी? पुलिस थाने में। और ये सारा कब होगा? सबूत के आधार पर। अब हम बात करते हैं राजस्व विभाग का काम। जैसे हर प्रकार के आपराधिक मामले पुलिस थाने में देखे जाते हैं, तो कई प्रकार की कुछ चीज़ें राजस्व विभाग में भी देखी जाती है। तो हम इसे समझेंगे कि इसमें क्या क्या होता है और क्या नहीं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था कि जिससे वो अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे पता चले कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते हैं कि कैसे किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं ज़मीन के रिकॉर्ड की और किसके पास कितनी ज़मीन है इस पर। जो ज़मीन को मापना और उसका रिकॉर्ड रखना है, उसका प्रमुख उत्तरदायित्व किस पर होता है? पटवारी पर। जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून को भी कहते हैं इसे। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँवों के लिए जिम्मेदार होता है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वो एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसीलिए ज़रूरी है कि वह उसको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल लेते हैं और कुछ और उगाने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो पटवारी है वो नक्शे रखता है। जैसे यहाँ पर सीमा के लिए एक सीधी लाइन दी गई, यानी कि ये सारी सीमा है। चारागाह ये वाला पार्ट हो गया, कच्ची सड़क ये हो गई, पक्की सड़क ये हो गई, कुआं और पेड़।
इस तरीके से एक नक्शा होता है जो कि बताता है कि ज़मीन पे कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर रखी हुई है। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। जो किसान हैं उनको नकल पाने का अधिकार भी है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को उसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहे। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए एक एनालिसिस का टॉपिक है। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ेगी? और कुछ स्थितियां दी गई है, उनको आप पढ़ करके उन मामलों को पहचान सकते हैं और ज़मीन के रिकॉर्ड जहां पर अनिवार्य होते हैं, और ये भी बताइए कि वो किस लिए ज़रूरी है। जैसे एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है, एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है, एक किसान को अपने ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए, एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है, एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे और बेटियों में बांटना चाहता है। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका आदि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वो पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे गए हैं कि नहीं रखे गए हैं और राजस्व इकट्ठा हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। वो अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर जाति प्रमाण पत्र भी जारी करते हैं। तहसीलदार के जो दफ्तर है वहाँ पर ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं हिंदू एक्ट धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन तो है, लेकिन आमतौर पर हमारे ध्यान में सिर्फ पुरुष होता है। महिलाओं की हैसियत खेतों में काम में एक मददगार के रूप में जानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में ये कानून बदला गया। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। ये कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। जैसे सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वो शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेतों में काम करती है और अपनी माँ का हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वो अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है, यानी कि जो उसकी ज़मीन है वो आगे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो यहाँ पर एक कविता के माध्यम से विरासत और संपत्ति के अधिकार पर कुछ लाइंस लिखी हुई है, जिनको मैं अभी बताती हूँ। विरासत में मिला यह घर, पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से। पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या, बता दिया गया है मुझे। पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। तो यहाँ पर भारत के एक बहुत बड़े मुद्दे की बात की जा रही है कि किस तरीके से आज भी लड़के और लड़कियों में संपत्ति का बंटवारा एकदम ठीक से नहीं किया जाता है। जहाँ पर बराबरी के हिस्से की बात होती है, वहाँ पर आज 30% में ऐसा नहीं होता होगा कि मिलता हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए एक होमवर्क। पुलिस का क्या काम होता है? पटवारी के कोई 2 काम बताइए। तहसीलदार का क्या काम होता है? एक बिटिया की चाह कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है? क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है? क्यों? पिछले पाठ में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा। पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है?
किसी पुलिस थाने जाइए और पता कीजिए यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है, खासकर त्योहार या सार्वजनिक समारोहों के दौरान। एक जिले में कभी सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होगा, पता करें। चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह से फ़ायदा होगा। आपके पड़ोस में क्या कोई ऐसी औरत है जिनके नाम पे ज़मीन जायदाद हो? यदि हाँ, तो उसे यह संपत्ति कैसे प्राप्त हुई? इसके अलावा दोस्तों, पंचायती राज जो चीज़ है वो केंद्रीय राज्य सरकार की दया पर है, क्योंकि यहाँ पर सीमित आर्थिक संसाधन है। तो ये भी ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं जो पंचायती राज है इन्हें वित्तीय अधिकार मिलने चाहिए, ताकि अन्य व्यवस्थाएं भी ठीक से चलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहे। और जिन लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, उसे फ्री टाइम में सुन सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।